अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा नया इकोनॉमिक्स का पास पेपर शुरू होने वाला है जो कि है मई जून 2022। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को मिस कर दिया था बिकॉज इट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आवर पास पेपर डिस्कशन। बट ये जो हमारा नया पेपर है इसके अंदर आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने के लिए सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए के अंदर उसने प्रॉपर एक केस स्टडी दी होती है 1 पेज की, वो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड पहले करनी पड़ती है। अनलाइक अदर क्वेश्चंस जो कि ये थे, मतलब क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन थे जिसके अंदर ये जो स्टिमुलस है इसको अगर आप अपने क्वेश्चन के अंदर यूज करो तभी ठीक है, ना करो दैट्स ओके। हाउएवर इस वाले केस को आपने इस्तेमाल करना है जिसको फॉर एग्जांपल उसने ये लिखा हुआ है, रीड द सोर्स मटेरियल केयरफुली बिफोर आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 1। मतलब ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आंसर ऑल पार्ट्स टू क्वेश्चन नंबर 1, रेफर टू द सोर्स मटेरियल इन योर आंसर्स। उसने क्लियरली लिखा है कि यू हैव टू रेफर टू द सोर्स मटेरियल इन योर आंसर। इट मीन्स के वी हैव टू रीड इट रियली रियली परफेक्टली। सोर्स मटेरियल दिया हुआ था, चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कुछ डाटा उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 2016 में और 17 में देखा जाए तो दे ग्रीव बाय 5 ऑलमोस्ट 4.7 बिलियन। एक्सपोर्ट्स ग्रो करी हैं, लेकिन जो इंपोर्ट्स हैं वो उससे ज़्यादा ग्रो कर रही हैं और वो 47 से 61.7 पे स्टैंड कर रही हैं। क्लियरली बता रहा है कि 2016 में भी देखा जाए तो बैलेंस डेफिसिट है, इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कम है। 17 में भी देखा जाए तो दोनों चीज़ें बढ़ी हैं लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इधर भी डेफिसिट है। गवर्नमेंट 40.5 की स्पेंडिंग कर रही थी, 17 में 43.2 की कर रही है। स्पेंडिंग ने इंक्रीज किया थोड़ा सा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है 259 से 294 हुई है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ी है, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ी है, जिसका मतलब है कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज की होगी। आप ऐसे पढ़ते हैं, पाकिस्तान फेसेस अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस, दिस इंक्लूड रिस्पॉन्डिंग टू अ राइजिंग पॉपुलेशन, इंप्रूविंग इट्स ट्रेड इन गुड्स बैलेंस। सबसे पहला जो इकोनॉमिक चैलेंज है वो तो है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा राइज कर रही है। सेकंड है कि जो उनका ट्रेड इन गुड्स बैलेंस है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला बैलेंस है, वो उन्होंने इम्प्रूव करना है। तीसरा चैलेंज है द कंट्रोलिंग द कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट एंड इंक्रीजिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना तीसरा चैलेंज है और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना चौथा चैलेंज है। इन्फ्लेशन तो मुझे नज़र भी आ रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज की है, और जब भी ये इंक्रीज करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ट्रेड इन गुड्स का बैलेंस इंप्रूव करना, इन्फ्लेशन रेट को स्टेबल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना, ये चैलेंजेस फेस कर रहा है। टू ओवरकम दिस चैलेंजेस द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही। करंटली हाई प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। करंटली जो कंट्री के ज़्यादा रिसोर्सेज हैं दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, नॉट द कैपिटल गुड्स जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम है। द गवर्नमेंट इज सब्सिडाइजिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड चैरिटीज टू ओपन लो कॉस्ट स्कूल्स। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इट्स सो सिंपल। इट वांट्स टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम स्कूल्स। ड्रॉप आउट रेट है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी अपना जो लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, रेज एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर द कंट्री। पर्पस क्या था कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हो। सम पेरेंट्स डू नॉट रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट अ मेरिट गुड सच एज एजुकेशन कैन गिव देयर चिल्ड्रन। ऑब्वियसली एजुकेशन एक मेरिट गुड है, मेरिट गुड होते हैं, और दूसरे हमारे कौन से होते हैं, पब्लिक गुड्स होते हैं। पब्लिक गुड्स वो वाले होते हैं जो कि हमें फ्री प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट्स हो गई या इस तरह के प्रोडक्ट्स हो गए। मेरिट गुड्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, बट उसके लिए वो कोई ना कोई फीस चार्ज करती है, जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर थोड़ी सी फीस होती है। For example, better health and better job opportunities. Some of the poor need their children to work from a young age to support the family. Um, some parents are actually not recognizing the importance of education because उनका ये होता है कि बच्चों ने young age से ही काम करना होता है to support their family, especially in rural areas. Government reforms have not yet led to a significant rise in teacher wages, but have improved school buildings, the number of children attending. कह रहे हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी रिफॉर्म्स लेकर आया है ना, कि सब्सिडाइजिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड चैरिटीज टू ओपन लो कॉस्ट स्कूल, इससे टीचर्स की वेजेस में तो कोई इंक्रीज नहीं आया, लेकिन हाँ ये जरूर हुआ कि स्कूल बिल्डिंग्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो अटेंड कर रहे हैं वो ज्यादा हुए हैं। द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू टीच मे बी इंक्रीज इन द फ्यूचर। Improve education may affect the number of skilled workers who emigrate. इमिग्रेट जो होता है वो आई से स्टार्ट होता है, आई इज ऑलवेज फॉर इन, इन का मतलब लोगों का आना, ई जो है
उसका उल्टा एमिग्रेट, तो ऑब्वियसली इसका मतलब लोगों का बाहर जाना। तो वो कह रहे हैं कि इम्प्रूव एजुकेशन से अफेक्ट हो सकता है नंबर ऑफ स्किल वर्कर्स जो कि बाहर के मुल्कों में जाते हैं, एंड इट मे रेज द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। Any resulting higher income will may influence the value of imports purchased as table as shown in table 1। टेबल 1 के अंदर उसने हमें थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है, जिसके अंदर उसने हमें जीडीपी पर हेड बताया और इंपोर्ट्स पर हेड, यानी जो टोटल इंपोर्ट्स है उसको अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें पता चलता है कि एक बंदा कितने की इंपोर्ट्स कर रहा है। तो नॉर्वे का जीडीपी 70,600 का है। इंपोर्ट्स पर हेड कितनी है? 14472। इसने यूके का दिया हुआ है, साउथ कोरिया का दिया हुआ है। अगर पाकिस्तान का देखा तो पाकिस्तान का जीडीपी बहुत कम है और उसके हिसाब से इंपोर्ट्स पर हेड है। उसके बाद लास्ट वाला हाईती मुल्क दिया हुआ है, 1800 है इसका जीडीपी और 853 इसका इंपोर्ट्स पर हेड है। देखते हैं कैसे यूज करता है ये। कहते हैं पाकिस्तान हैज रिलेटिवली हाई इंपोर्ट टैरिफ्स। ऑब्वियसली इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा तो पाकिस्तान टैरिफ्स तो बढ़ाएगा, ताकि जो इंपोर्ट्स हैं उनसे तो एटलीस्ट टैक्स कैलकुलेट हो, टैक्स रिसीव हो। रेवेन्यू फ्रॉम इम्पोर्ट टैरिफ इज 45% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू, यानी जो पाकिस्तान टोटल टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है उसका 45% आता है इम्पोर्ट टैरिफ से। द टैरिफ्स ऑन व्हीकल समूह विच हैव इन इलास्टिक डिमांड आर पर्टिकुलरली हाई। व्हीकल्स के ऊपर टैरिफ बहुत ज्यादा है क्योंकि उसकी डिमांड जो इन इलास्टिक, डिस्पाइट द इंक्रीज इन प्राइसेस, लोग उसको फिर भी ऑर्डर्स करते हैं गाड़ियों को। इन इलास्टिक डिमांड है यानी इसकी पीईडी लेस देन 1 होगी। Future Pakistani tariffs may be influenced by changing in other countries' trade policies as well as other factors। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टैरिफ्स का जो फ्यूचर है वो चेंज हो सकता है। इट डिपेंड्स कि जिस कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं उसकी ट्रेड पॉलिसीज क्या हैं, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स। एनीवेज ये सारा हमने पैसेज पढ़ा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक चैलेंजेस को समझा। पाकिस्तान का देखा है कि एक्सपोर्ट्स कितनी थी, इंपोर्ट्स कितनी थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग को देखा। एजुकेशन के ऊपर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट काम कर रही है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद जीडीपी कंपेयर किया और पाकिस्तान की कुछ टैरिफ्स के ऊपर बात की है जो इम्पोर्ट के टैरिफ्स है। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पाकिस्तान ट्रेड इन गुड्स बैलेंस इन 2017। ट्रेड इन गुड्स बैलेंस में पूछ रहा 2017 का, यानी कि ये तो ट्रेड इन गुड्स बैलेंस का सिंपल फॉर्मूला अपने एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस कर दो, 25.2 में से हम 61.7 माइनस कर देंगे और जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में वो हमारा ट्रेड इन गुड्स बैलेंस होगा, यानी डेफिसिट होगा। आइडेंटिफाई टू पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इन 2017। दो रीजंस पूछ रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों हो सकती है। अब हम इसकी मार्केट की भी साथ साथ ओपन कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का ट्रेड इन गुड्स बैलेंस कितना है? 36.5 बिलियन। उसके बाद वो कह रहा है आइडेंटिफाई टू पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन थी, इसके अंदर आप कोई भी दो रीजंस बता सकते हो। ये थोड़ा जेनेरिक क्वेश्चन है, ऊपर से ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसेज में उसने नहीं लिखा होगा। आप कह सकते हो उसने कहा गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है और कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है। वैसे तो ये बड़ा अपेरेंट था कि पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो रही है। वैसे तो ये पैसे से ना भी देखा जाता तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन माइंड में पॉइंट्स आते हैं कि यार गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने से और कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से बढ़ती है। तो एक पॉइंट आप लिख सकते थे ड्यू टू द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड द सेकंड पॉइंट वुड बी ड्यू टू द इंक्रीज इन कस्टमर स्पेंडिंग। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को खत्म करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करती है, उससे भी इन्फ्लेशन हो जाती है। वन सी कहता है एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू पाकिस्तानी ऑफ प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान जो है वो यूजुअली कंज्यूमर गुड्स बनाता है। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? ऑब्वियसली अगर अपने पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज कंज्यूमर गुड्स की तरफ ट्रांसफर कर रहा है तो क्या नहीं बना रहा? पाकिस्तान नहीं बना रहा कैपिटल गुड्स। Resources that could have been used to produce capital goods are being used to produce consumer goods। जो resources जिससे कैपिटल गुड्स बन सकते थे वो किसके इस्तेमाल में आ रहे हैं? कंज्यूमर गुड्स के इस्तेमाल में आ रहे हैं। सो इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फोरगॉन। तो ये बड़ा इजी सा आंसर था, 2 मार्क्स का था, इजी मार्क्स ऊपर से लेकर अभी तक 5 मार्क्स टोटली इजी थे। अगर इसको कंपेयर किया जाए कि नॉर्मल क्वेश्चन के साथ, जो प्रॉपर एक 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है तो उसको लिखना मुश्किल होता है, लेकिन ये जो मार्क्स होते हैं दे आर इजी, दे आर टाइम एफिशिएंट, जल्दी भी हो जाते हैं और मार्क्स भी ज़्यादा दे जाते हैं आगे चलते। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई एजुकेशन इज अ मेरिट गुड। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि मेरिट गुड होता क्या है।
इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें, हम पहले ना देखते हैं कि मेरिट गुड जो होता है ना होता क्या है। एक मेरिट गुड होता है क्या? अ मेरिट गुड इज अ प्रोडक्ट सर्विस दैट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। पहली तो बात है, एक मेरिट गुड एक ऐसा गुड होता है जो कि इंडिविजुअल्स या सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो पहला पॉइंट ये कि एजुकेशन क्यों एक मेरिट गुड है। एजुकेशन इसलिए एक मेरिट गुड है क्योंकि इट इज बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। लेकिन इसके अंदर कैच है, बट इट टेंड्स टू बी अंडर कंज्यूम्ड। मेरिट गुड हमेशा थोड़ा सा अंडर कंज्यूम्ड होता है इफ इट इज लेफ्ट टू द फ्री मार्केट। कि अगर लोगों की चॉइस पे अगर इसको छोड़ दिया जाए ना, तो ये थोड़ा सा अंडर कंज्यूम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है, वो अगर लोगों की चॉइस पे छोड़ दी जाए, अगर लेनी है तो ले लो, अगर नहीं लेनी तो ना लो, बेनिफिशियल है। तो काफी जो रूरल एरियाज के लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो एजुकेशन को नहीं परस्यू करेंगे। क्यों? ताकि वो अपने बच्चों को वर्किंग में ले आएंगे टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। तो अगर तो फ्री मार्केट यानी लोगों की चॉइस के ऊपर अगर इस प्रोडक्ट को छोड़ दिया जाए तो इट कैन बी अंडर कंज्यूम। हालांकि ये वो प्रोडक्ट है जिसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन फिर भी ये अंडर कंज्यूम हो सकता है अगर फ्री मार्केट पे इसको छोड़ दिया जाए। जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। गवर्नमेंट कंपलसरी करती है लिटरेसी रेट या पढ़ना जो है उसको लाजमी कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, क्यों लोग उसको अंडर कंज्यूम करते हैं? कि लोग उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग जो है अपनी इमीडिएट नीड्स, कि हमें यार अपने बच्चों को अभी काम में लेकर आना ताकि वो पैसा कमाए, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर द फ्यूचर बेनिफिट्स। दूसरी बात ये है, मेरिट गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होता है कि एक तो फॉर एग्जाम्पल मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, अगर मैं एजुकेशन में ही बोलूँ, अगर मैं एजुकेशन ले रहा हूँ ना, मुझे खुद तो फायदा हो रहा है, लेकिन मेरी एजुकेशन से मेरे ग्रूम होने की वजह से एजुकेशनली लोगों को भी फायदा होगा। तो इट बेनिफिट्स टू द सोसाइटी बियॉन्ड द इंडिविजुअल। और गवर्नमेंट हम यूजुअली मैरिड गुड्स को सब्सिडाइज करता है या उनको फ्री प्रोवाइड करता है टू इंकरेज कंजप्शन। तो मैरिड गुड्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सोसाइटी या इंडिविजुअल्स को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन अगर लोगों की चॉइस पे छोड़ दिया जाए तो ये अंडर कंज्यूम्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसके बेनिफिट्स को सही तरह से फोर्स ही नहीं कर पाते और अपनी इमीडिएट नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हैं और द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज प्रोवाइड करती है ये, ठीक है, एक सोसाइटी को बेनिफिट करती है बियॉन्ड इंडिविजुअल, और गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज वगैरह करता है। अब दो रीजंस बताते हैं कि एजुकेशन क्यों एक मेरिट गुड है। पीपल अंडर एस्टिमेट फुल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट। ऑब्वियसली मेरिट गुड वही गुड होता है जिसका अक्सर लोग जो बेनिफिट है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं फुल बेनिफिट ऑफ द एजुकेशन, सो दे डू नॉट अप्रिशिएट हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी बेनिफिट्स। वो अप्रिशिएट नहीं करते जो इसमें से हेल्थ या जॉब अपॉर्चुनिटी बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है पीपल नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सटर्नल बेनिफिट्स। मेरिट वो कौन सा था जिसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती थी, पॉजिटिव एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी होते थे। लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि बेहतर एजुकेशन की वजह से ग्रेजुअली जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ज़्यादा क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो जो उसके पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं, वो लोग इग्नोर करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि एनालाइज व्हाई। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, ऊपर वाला भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें दो रीजंस बताने थे और उनको डेवलप करना था, तो उसके 4 मार्क्स मिल जा रहे हैं। अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एनालाइज व्हाई द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज, जो गरीब घराने के बच्चे हैं, टेंड टू रिसीव लेस एजुकेशन देन द चिल्ड्रन ऑफ रिच फैमिलीज। बड़ा ही बेसिक सा, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें दो पॉइंट्स अगर हम लिखें, पहली तो बात ये है कि पुअर फैमिलीज के जो चिल्ड्रन होते हैं, अभी ये मैं मार्केटिंग देखे बगैर ही बोल रहा हूँ, उनका क्या होता है कि जल्दी जल्दी उसको वर्किंग के अंदर ले आया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन को पूरी तरह रिसीव नहीं कर सकते। दूसरी बात है क्वालिफिकेशन अब एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा, रिच फैमिलीज के बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन वो नहीं अफोर्ड कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इसका कोहेरेंट एनालिसिस लिखने, पिछला एक पेपर आपने किया था उसमें इसी तरह का क्वेश्चन था, तो उसमें सारा ऐसा लग रहा था जैसे सारा क्रैम किया हुआ है। इसके अंदर क्रैम नहीं करना, इसमें बड़े ध्यान से आराम से प्रॉपर कोहेरेंट तरीके से लिखना है। पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर मे नॉट अटेंड स्कूल एज दे मे हैव टू वर्क टू हेल्प सपोर्ट देयर फैमिलीज। पहला पॉइंट, poor families are likely to have difficulty in paying to have their children educated. Some schools in Pakistan are in private sector. इसके अंदर उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया हुआ था। देखो उसने बस नॉर्मल जेनेरिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान की डिस्कशन कर सकते हो। सम स्कूल्स इन पाकिस्तान आर इन प्राइवेट सेक्टर, देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ लो कॉस्ट स्कूल्स। स्कूल्स की कॉस्ट ही बहुत ज्यादा। द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर मे लीव स्कूल एट यंगर एज, मे मिस मोर स्कूल डेज ड्यू टू इल हेल्थ। इसमें भी अच्छा पॉइंट ये है कि पुअर फैमिलीज में वैक्सीनेशन नहीं होती, हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल सही तरह से अटेंड नहीं कर पाते।
अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी पर हेड एंड इंपोर्ट्स पर हेड। उसने कुछ नहीं कहा आपको, उसने कहा कि यार जो मैंने आपको ये बना के दिया था ना, ये टेबल वन, इसके अंदर मुझे जीडीपी और इंपोर्ट्स पर हेड का जो रिलेशन है ना, वो एनालाइज करके अपना। अब इसके अंदर हमने खुद से रिलेशन एनालाइज करना है कि ये क्या है। देखो ये अब आपका एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है, आपने इसका रिलेशन देखना है कि यार क्या जीडीपी पर हेड और इंपोर्ट्स पर हेड किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो देखते हैं। हम्म। अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर पता है क्या होता है, ओवरऑल एक प्रॉपर ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा। ओवरऑल जैसे फॉर एग्जांपल एक दो तीन चार पाँच छः सात कंट्रीज है ना, तो जो सात कंट्रीज है उनमें से पांच या चार, पांच एटलीस्ट एक प्रॉपर ट्रेंड फॉलो कर रही होंगी, ठीक है। दो तीन एक्सेप्शन होंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर यूजुअली एनालिसिस इस तरह से होता है कि पहले आपने ट्रेंड बताना कि यार ये ट्रेंड चल रहा है, हाँ ये फलां फलां जो कंट्री है ये इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही, ये एक्सेप्शन है। और ये ट्रेंड की क्या वजह हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्वे, यूके, साउथ कोरिया, रशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान और हाइती। नॉर्वे का जीडीपी पर हेड देखा जाए तो इट इज $70,000, $70,600, और उसका इंपोर्ट पर हेड 14,472 है। इसी तरह अगर यूके का देखा जाए तो वो जीडीपी नॉर्वे से कम है, वो 43,600, इसकी वजह से इंपोर्ट्स भी उसकी रिड्यूस हो रही है। साउथ कोरिया का फिर जीडीपी यूके से कम है, और लेकिन थोड़ी सी जो इंपोर्ट्स है वो ऑलमोस्ट यूके के आसपास ही है। रशिया का देखा जाए तो रशिया का जीडीपी पर हेड 27,900 है, लेकिन इंपोर्ट्स पर हेड बहुत बहुत कम है, 4,002 है सिर्फ। मैक्सिको का देखा जाए तो उसकी 19,507 थी, फोर्थ थी, इस तरह पाकिस्तान और हाईती का। इसके अंदर जो पहला मुझे ट्रेंड समझ आ रहा है ना, वो ये है कि जिन कंट्रीज का जीडीपी पर हेड सबसे ज्यादा है ना, उनके इंपोर्ट्स पर हेड भी सबसे ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्वे का सबसे ज्यादा जीडीपी पर हेड है, उसकी इंपोर्ट्स भी सबसे पर हेड सबसे ज्यादा। यूके की जीडीपी पर हेड सेकंड पे है, तो उसकी जो इंपोर्ट्स पर हेड है वो भी ऑलमोस्ट ज्यादा, वैसे आ थर्ड पे नहीं है, लेकिन चलो ये है कि सेकंड वाले से ज्यादा दूर नहीं है। जैसे साउथ कोरिया, उसका भी जीडीपी पर हेड 39,400 है, तो 11,602 उसका इंपोर्ट पर हेड। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, सिर्फ रशिया। रशिया एक वाहिद मुल्क है जिसका जीडीपी पर हेड काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइक मेक्सिको, पाकिस्तान, लेकिन उसकी इंपोर्ट पर हेड्स काफ़ी कम है। तो रशिया इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जो कि ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही। ओवरऑल ट्रेंड ये चल रहा है कि जिसका जीडीपी सबसे ज़्यादा होगा उसकी इंपोर्ट्स पर हेड भी सबसे ज़्यादा हो। मेक्सिको भी इसी ट्रेंड को फॉलो करता है। पाकिस्तान भी देखो इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है कि जिसका जो जीडीपी, जो पाकिस्तान और हाईटी के केस में तो आप ये कहो कि जिसका जीडीपी पर हेड कम है उसकी इंपोर्ट्स पर हेड भी कम है। पाकिस्तान की 5,400 इंपोर्ट्स पर हेड 1143। हाईटी के जीडीपी पर हेड उससे भी कम है, तो उसकी इंपोर्ट्स पर हेड उससे भी कम है। तो ये हमारा टोटल एनालिसिस था। इसको अब जाके मार्किंग स्कीम से पढ़ते हैं। ये टोटल 5 मार्क्स का। जनरली द कंट्रीज विद द हाईएस्ट जीडीपी पर हेड स्पेंड द मोस्ट पर हेड ऑन इंपोर्ट्स। कह रहे हैं कि जिनका जीडीपी पर हेड ज्यादा उनका सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स पर हेड भी ज्यादा है। यानी कि जीडीपी ज्यादा होने की मतलब है कि वो अमीर ज्यादा है। जब वो अमीर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो इंपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा खर्चा करते हैं। एग्जाम्पल्स, अब ये पहला पॉइंट आपने ट्रेंड बताया, इसका 1 मार्क्स। अब इसके एग्जाम्पल्स इसको प्रूव करना है। नॉर्वे हैज द हाईएस्ट इनकम पर हेड एंड द हाईएस्ट स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स पर हेड। हाईएस्ट इनकम पर हेड का मतलब यही है हाईएस्ट जीडीपी पर हेड। कहते हैं इंपोर्ट नॉर्वे का सबसे ज्यादा जीडीपी है, और साथ ही साथ उसकी जो इंपोर्ट्स हैं वो भी सबसे ज्यादा पर हेड है। तो आपका ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि जिस कंट्री का सबसे ज्यादा जीडीपी पर हेड है उसी कंट्री का सबसे ज्यादा पर हेड इंपोर्ट्स भी हैं ऑलमोस्ट। दूसरी तरफ वो कहता है कि हाईती जो है उसकी लोएस्ट इनकम है और उसका लोएस्ट स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स है। हाँ, एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन है रशिया। रशिया हैज अ हायर इनकम पर हेड देन मैक्सिको बट अ लोअर स्पेंडिंग पर हेड ऑन इंपोर्ट्स। देखो ना, रशिया को अगर हम मैक्सिको से कंपेयर करते हैं तो रशिया का जो जीडीपी पर हेड है वो मैक्सिको से काफी ज्यादा है, लेकिन इंपोर्ट्स पर हेड मैक्सिको से कम है। तो रशिया एक वाहिद मुल्क है जो ट्रेंड को थोड़ा सा फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, वो पूछ रहा है कि अच्छा रशिया तो ठीक है, अब आगे मैंने बताया था कि ट्रेंड की रीजन बतानी होती है। ट्रेंड की क्या रीजन है? हाईएस्ट जीडीपी पर हेड वाले कंट्री जो है उनके हाईएस्ट इंपोर्ट्स क्यों है? क्योंकि इसके एक ऑब्वियस सा रिलेशनशिप है कि जैसे आपकी इनकम राइज करती है, जैसे आपका जीडीपी राइज करेगा, पीपल कैन अफोर्ड मोर इंपोर्ट्स। जब ज्यादा इंपोर्ट्स वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करेंगे।
ठीक है, नीचे वाले पॉइंट्स को इग्नोर करने की जरूरत, हमने पहले ट्रेंड बताया, दो एग्जांपल्स के साथ ट्रेंड को प्रूव किया, नॉर्वे और हाइती की, फिर हमने एक एक्सेप्शन बताई जो कि रशिया की थी, और फिर हमें लगता है कि जो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो क्यों फॉलो हो रहा है, क्योंकि जब इनकम जीडीपी पर हेड बढ़ता है तो इम्पोर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। डिस्कस वेदर और नॉट द सप्लाई ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तान इज लाइकली टू इंक्रीज इन फ्यूचर। पाकिस्तान में कह रहा है कि टीचर्स की सप्लाई इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी। देखो, टीचर्स की सप्लाई का मतलब है कि लेबर मार्केट की सप्लाई है, और सप्लाई कब कब इंक्रीज करती है, जब उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज करती है कि नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसके क्वेश्चंस के अंदर देखें, अगर हम इसका सबसे पहले पैसेज देखें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है। पहली तो बात यह है कि अगर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स हैं उसने अभी तक कोई खास टीचर की वेरीज में इजाफा नहीं किया, पहले तो ये बात है, लेकिन स्कूल बिल्डिंग्स और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो अटेंड कर रहे हैं वो ज्यादा हो गए हैं। हम इसका डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं। गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की वो बड़ी रिफॉर्म्स लेकर आ रही है ताकि जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो पाकिस्तान में इंक्रीज करें। अच्छा, अब इसको इस तरह से देखो, जब एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। जो आज बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं उसमें अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो टीचर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, इट विल इंक्रीज दोज क्वालिफाइड हु कैन बी टू बी टीचर्स, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के इंप्रूव होने की वजह से। दूसरी बात यह है कि टीचर की सप्लाई इस तरह से भी इंक्रीज कर सकती है कि बेटर बिल्डिंग्स और रिफॉर्म्स की वजह से उसमें ज़्यादा स्कूल बिल्डिंग्स बेटर हो रही है। जब स्कूल बिल्डिंग्स बेटर हो रही है तो उसका मतलब है कि वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव कर रही है, जब वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स अट्रैक्ट होंगे, ये लोग अट्रैक्ट होंगे टीचर्स की मार्केट की तरफ। फिर तीसरा पॉइंट भी इसने पैसेज में से निकाला है कि उसने बताया था कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो जो लेबर फोर्स है उसका साइज इंक्रीज करेगा, जब लेबर फोर्स का साइज इंक्रीज करेगा तो उसमें से ज्यादा टीचर्स प्रोड्यूस होंगे। तो तीन चीजें, एजुकेशन स्टैंडर्ड इंक्रीज कर रहे हैं रिफॉर्म्स की वजह से, जिसकी वजह से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, तो दोस इट में इंक्रीज दोस क्वालिफाइड हु कैन टू बी टीचर्स। सेकेंड पॉइंट ये है कि रिफॉर्म्स की वजह से बिल्डिंग्स वगैरह बेहतर हो रही है तो वर्किंग कंडीशंस में इंप्रूव, जिसकी वजह से मजीद इसके अंदर अट्रैक्ट होंगे टीचर की प्रोफेशन की तरफ लोग। तीसरी बात, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, लेबर साइज इंक्रीज होंगे। लेकिन अच्छा, 4 मार्क्स आप लिख सकते थे, इसमें भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्कशन करनी है, और आपको वो एक पॉइंट के एक साइड के 4 मार्क्स मैक्सिमम दे सकता है, यानी आप 4 मार्क्स इसमें ले सकते हो कि टीचर की सप्लाई इंक्रीज करेगी, और 2 मार्क्स आप इसमें ले सकते हो कि टीचर की सप्लाई इंक्रीज नहीं करेगी। इट कैन बी वाइस वर्सा। पॉइंट एक लिखना होता है और उसके बाद उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो 2 मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। अब टीचर्स की सप्लाई क्यों नहीं इंक्रीज करेगी, फॉर एग्जांपल ये अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो इसके अंदर आप 2 पॉइंट्स लिख दो कि क्यों नहीं करेगी, 3 पॉइंट्स लिख दो कि क्यों इंक्रीज करेगी, और एंड पे एक दो लाइन है, क्योंकि सिर्फ 6 मार्क्स का तो छोटा सा कंक्लूजन दे दो कि आपको क्या लगता है आपके हिसाब से। वो कह रहा है कि वेजेस राइज नहीं कर रही, जैसे हमें कह रहे हैं रिफॉर्म्स की वजह से वेजेस राइज नहीं कर रही, तो टीचर्स जो है दूसरी जॉब पे स्विच कर सकते हैं। फिर एमिग्रेशन की पॉसिबिलिटीज निकल रही थी, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये लिखा हुआ, इम्प्रूव एजुकेशन में अफेक्ट द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हु एमिग्रेट, हो सकता है टीचर्स एमिग्रेट कर जाए। दूसरी बात ये उसने यहाँ पे लिखी हुई थी, ये देखो यहाँ पे लिखा था, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू टीच में भी इंक्रीज इन द फ्यूचर, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो बढ़ा रहा है। ये सारा कुछ उसने पैसेज में से ही ड्राफ्ट किया है। द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी अ टीचर में इंक्रीज बाय मोर देन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, अगर तो आपके जो टीचर बनने की क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड है, वो क्राइटेरिया वो उस आपके एजुकेशनल स्टैंडर्ड से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो तब हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टीचर्स इवन तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के इंप्रूव होने के बावजूद भी उस क्राइटेरिया को मीट ना करें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर और नॉट एन इंक्रीज इन इट्स इंपोर्ट टैरिफ्स वुड बी लाइकली टू बेनिफिट पाकिस्तान इकोनॉमी। क्या उसने कहा था कि पाकिस्तान की इंपोर्ट टैरिफ्स का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा पता नहीं वो क्या है। ऑलरेडी 45% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू है, लेकिन उसने कहा था डिपेंड करता है कि दूसरे कंट्रीज के साथ क्या ट्रेड पॉलिसीज बनती हैं। तो ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स मिलेंगे आपको कि पाकिस्तान को बेनिफिट कर सकते हैं इंक्रीज इन इंपोर्ट टैरिफ्स, और अगर इस पॉइंट्स को आपको लिखते हो मैक्सिमम 4 मार्क्स मिल सकते हैं, मैक्सिमम 4 मार्क्स मिल सकते हैं आपको कि क्यों बेनिफिट नहीं करेगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल आपने 3 पॉइंट्स भी अगर लिखते हो ना, 3 पॉइंट्स, और उनको एक एक मार्क्स का डेवलप कर देते हो तो 6 मार्क्स आपके टोटल बन जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है अपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं, उनको प्रॉपरली डेवलप करना, और एंड पे एक दो लाइन कंक्लूजन की भी देनी है। सबसे पहले
अगर तो इंपोर्ट टैरिफ्स इंक्रीज करते हैं तो पाकिस्तान को सबसे पहला फायदा होगा ना, वो ये होगा कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो डिक्रीज कर जाएगा। इंपोर्ट टैरिफ्स होने की वजह से क्या होगा, इंपोर्ट टैरिफ ज्यादा लगने की वजह से इंपोर्ट्स मजीद एक्सपेंसिव होंगे, एक्सपेंसिव होने की वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड डिक्रीज करेगी, जब डिमांड डिक्रीज करेगी तो इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट्स उधर की उधर रहेंगी, अल्टीमेटली आपका जो डेफिसिट है वो रिड्यूस करेगा। सेकेंडली, ये क्वेश्चन काफी आसान है। अब इंक्रीज इन इम्पोर्ट टैरिफ से दूसरा क्या फायदा होगा कि गवर्नमेंट का टैक्स इंक्रीज करेगा, टैक्स रेवेन्यू में इंक्रीज, एनेबलिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग। तीसरा फायदा, मे हेल्प प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्रीज, होगा ये कि जब आप प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे इंपोर्ट करना, इंपोर्ट टैरिफ्स की वजह से, तो लोग किधर शिफ्ट करेंगे, लोग शिफ्ट करेंगे जो नई इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, ये जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं जो अभी नई नई पाकिस्तान के अंदर अभी बन रही है, तो ये इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगा क्योंकि ऑब्वियसली लोग इधर शिफ्ट करेंगे, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। अभी काफी आसान क्वेश्चन है, एक उसने थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन दिया, अगला ही उसने आसान दे दिया। अब क्यों फायदा नहीं होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को, सबसे पहले उसने कहा कि जैसे उसने बात भी की थी कि कुछ ऐसे इंपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस ही इनलास्टिक है, अगर इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ा भी दिए उनकी प्राइस इंक्रीज भी होगी, उनकी तो पीईडी 1 से कम है, उनकी फिर भी डिमांड उतनी की उतनी रहेगी और हो सकता है ज्यादा फर्क ना ही पड़े। दूसरी बात यह है कि इंपोर्ट टैरिफ्स की वजह से हो सकता है कि आपकी इंपोर्ट्स पहले से रिड्यूस हो जाए, और रिड्यूस होने की वजह से नुकसान भी तो हो सकता है ना। नुकसान ये हो सकता है कि जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड है वो रिड्यूस हो, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं रिसीव कर पा रहे, उसके लिए डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो उस आप स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को ना मीट कर सकते हो, जो बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं तो उसको मीट कर, वो जो वो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड मीट करते थे। इसके बाद अदर कंट्रीज में इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन रिड्यूसिंग पाकिस्तान एबिलिटी टू एक्सपोर्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाओगे तो जो जिन कंट्री से माल आ रहा होता है वो भी एक्शन लेते हैं, वो कहते हैं कि आपने क्यों हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। अगर पाकिस्तान ओवर एक्सेसिवली टैरिफ लगाएगा तो अल्टीमेटली हो सकता है वो भी कोई क्या कहते हैं एक्शन लें, उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन लें। क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान भी उन कंट्रीज से इंपोर्ट करता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट टैरिफ्स लगा देंगे। तो खैर आप 3 पॉइंट्स लिखोगे क्यों बेनिफिट होगा, 2 पॉइंट्स लिखोगे क्यों बेनिफिट नहीं होगा, या एक पॉइंट लिख लो क्यों बेनिफिट नहीं होगा, और एंड पे कंक्लूजन देते तो 6 मार्क्स आ जाएंगे। अब ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, कल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इंशाल्लाह।